यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम उठे निकले। नॉर्मल गवर्नेंस चलेगी या नहीं चलेगी वो दूसरा सवाल है। हम यूटी में है अभी, हमारी सख्तियाँ है, बिजनेस ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं। जिन लोगों ने आपको सर पे बिठाया कल अपने सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही सर से उठा के पाँव के नीचे भी आपको गिरा देंगे। ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ एक लड़ाई लड़ रहे, जिसमें उनको जिस हद तक ये सता रहे। तो ये मेरी अकेली तंजीम ये कहेगी कि आप जो है, आपकी बातें जो है, हम सभी को नापसंद है, हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अब वो रास्ता लेने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तंजीम जब करे। अच्छा, देखा जाता है कि दो स्टांस दिखते हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टांस अलग दिखता है और आपका स्टांस अलग दिखता है। सो इस चीज़ में क्या कुछ आखिरकार दलील है? ये महीने से ज़्यादा वक्फा हो चुका है जम्मू कश्मीर में सरकार बनी हुई, सो आप इससे मुतमईन हैं कि काम सब ठीक चल रहा है? नहीं, जहाँ पे मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैंने बारहा उस बारे में बात की है। इसी तरफ से फ्लोर लीडर जो है मियां अल्ताफ़ साहब को बनाया गया है, तो मियां अल्ताफ़ साहब ने अपना नाम दिया। उसके बाद जब भी मैंने अप्रोच किया स्पीकर्स चेयर को इस डिबेट के दौरान मुझे टाइम दिया जाए, मुझे यही जवाब मिला कि मियां साहब ने जो है बात कर लिया, आपकी पार्टी का जितना टाइम बनता था, हमें जो टाइम इन्होंने अलॉट किया है पार्टी को 5 मिनट प्रेजेंट करेगा। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अब, ये सारा यूनिट, मैं अकेले वो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ये सारा यूनिट, ये तंजीम लड़ेगी लोगों के रिप्रेजेंट बन के। कभी मुझे लगता है कि वो होते हुए दिख नहीं रहा हूँ तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं। आप भी बेहतर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को आज भी हर एक चीज़ के लिए सताया जाता है, जिसमें पासपोर्ट हो गया, वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, और आपने आवाज़ भी उठाई थी। सो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन मसलों से जूझ रहे हैं, जिनके पास्ट में अगर कोई किसी भी एंटी एक्टिविटी में मुलविस होता था तो उनके पोते पोतों को भी आज वो सज़ा दी जा रही। सो कैसे देखें इसको एड्रेस करें? अकाउंटेबिलिटी का मसला नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मसला होता तो अंबानी से लेके अदानी तक, अदानी से लेके जितने सारे इस वक्त इस मुल्क में स्कैम्स चल रहे हैं, जो ख़यानतें चल रही है, तो ये हुकूमत कम से कम पहले उन चीज़ों को देखे। आज हमारी बारी है, कल और किसी और माइनॉरिटी की बारी होगी, फिर किसी और माइनॉरिटी की बारी होगी। जैसा कि अभी भी चल रहा है, माइनॉरिटी छोड़िए, जो भी इस रिजीम के मुखालिफ है, बीजेपी मुखालिफ है, रिजर्वेशन का इशू आया, जॉब के हवाले से जो है इशू आया, हमारे जो डेली वेजर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, कैजुअल्स है, या डेली वेजर्स बिलखुसूस जो बहुत सारे सालों से काम करें मगर अभी भी परमानेंट नहीं हुए, बहुत ही लाजमी है, वक्त आ चुका है इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। रिजर्वेशन के बारे में अगर हमने गवर्नमेंट से ये जवाब लिया कि 6 महीने चाहिए, वो 6 महीने ख़त्म होने की हुकूमत उठे, हम उठे, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उठे। चीफ मिनिस्टर जब जाएगा होम मिनिस्टर के दरवाजे पे अपने एमएलएज लेके, अपने वर्कर्स लेके, कम से कम अपने एमएलएज लेके, अपने मिनिस्टर्स लेके, एमपीज़ को बताए एक प्रोटेस्ट की सूरत में कि हमारे बच्चे बंद हैं। कब तक आप उनको गैर कानूनी तौर पर बंद रख सकते हो? ये एहतजाज तो हम कर ही। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो दिन कब आए, हम ये लड़ाई लड़ना शुरू करें। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयार नहीं, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ वहाँ पे। मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो फोर्स जो हमने कोशिश की असेंबली इलेक्शन की, वो जो प्लान बनाया था बीजेपी ने, वो कामयाब नहीं हुआ। अब वो हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बना सके, बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सके। अब वो प्लान नाकाम होने के बाद उनके पास प्लान जो है, मुझे स्टेटहुड आते हुए दिख नहीं रही है। ये क्यों देंगे आपके हाथ? ये सारा कंट्रोल कर रहे हैं एलजी के ज़रिए। स्टेटहुड ही अगर आपका मकसद है, मेरा स्टेटहुड मकसद नहीं है। मैं उस बात को कह रहा हूँ, इनकी बात को दोहरा रहा हूँ। मेरा मकसद पूरा पैकेज है, 370 के साथ साथ स्टेटहुड। अब जो ये कह रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ, अगर स्टेटहुड ही है वो लड़के आपको मिले। खैर मकदम है आपका द टाइप राइटर में। मैं हूँ जावेद खान, और जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है, उसको लेकर कई सारे सवालात हैं, और कई सारी बातें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे लोग जो है वो जानना चाहते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जी, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं और हमेशा जम्मू कश्मीर की लोगों की सरबराही करते हैं, और तमाम जितने भी लोग हैं उनके लिए हक़ की आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला इंटरेक्शन हो रहा है आपसे, बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल यहाँ पर रहेगा, इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हैं वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बिल है जिसको लेकर पूरे मुसलमान इस वक्त खौफ में हैं।
सो कैसे देखते हैं? यह आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और मजहबी आज़ादी की ख़िलाफ़ वर्जी है। जैसे कि पार्लियामेंट में भी इस पे बहस हुई और न सिर्फ मुसलमान मेंबर्स ने, गैर मुस्लिम जो पार्लियामेंट मेंबर्स भी है, उनने इस रिजीम को ये याद दिलाने की कोशिश की कि ये मुल्क आइन पे बना है और उस आइन में हर एक मज़हब के लिए आज़ादी है अपने दीन पे अमल करने की। उसी तरह से मुसलमानों के हवाले से भी वही आज़ादी है। अब ये बीजेपी रिजीम जो है मुसलमान दुश्मनी में इस हद तक आई है कि जो आर्टिकल 25-26 में बिलखुसूस आपको अपने मजहबी प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट की आज़ादी दी जाती है हर एक मज़हब को, वो आज़ादियाँ मुसलमानों से ये छीन रहे इस बिल के ज़रिए। और जैसा कि मैंने कई और भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों पे हमला नहीं है, ये आइन पे हमला है, इस मुल्क के स्पिरिट पे हमला है। क्या नंबर्स पे किसी पार्टी के पास नंबर्स हो पार्लियामेंट में, नंबर्स की बुनियाद पे वो डिक्टेट करेंगे इस मुल्क के मुस्तकबिल को, इस मुल्क के हालात को और इस मुल्क की नवियत को। हर कोई कभी ना कोई पार्टी मेजॉरिटी लेके आती है पार्लियामेंट में। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मन मर्जी कर सके। उसके लिए एक आइन है जो चेक में रखता है पार्टीज़ को कि डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा, कौन सा कानून लाने की इजाज़त है, कौन सा कानून लाने की इजाज़त नहीं है, कौन सा कानून सही है। मगर ये पार्टी जो है ये आइन के ही साथ लड़ाई कर रही है। अब इसके बाद जाए कहाँ, मुसलमान जाए कहाँ? तो ये जो आपने कहा खौफ, मैं खौफ नहीं कहूँगा, डरे क्यों, इंशाल्लाह लड़ेंगे वापस अपने हुकूक के लिए। मगर ये जो आइन से मायूसी है, नाउमीदी है, ये सही है अपनी जगह पे और इसकी वजह बीजेपी की सियासत है जो सिर्फ मुसलमान दुश्मनी पे मबनी है। अच्छा सर, जिस तरीके से ये भी कहा जाता है और ये तमाम जितने भी बीजेपी के लीडर्स हों या फिर मेंबर पार्लियामेंट हों, उनका कहना है कि आज तक वक्फ में घोटाले हो रहे थे, जिसको लेकर जो ये बिल पास किया है आने वाले वक्त में कई सारी चीज़ें जो है इससे बेहतर हो सकती हैं। तो इसको कैसे देखें? अकाउंटेबिलिटी में न कोई कभी रुकावट बना सकता है, ना बननी चाहिए, किसी कोई रुकावट लानी भी नहीं चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एक चीज़ है, मजहबी मामलात में मुदाखलत करना दूसरी चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी के लिए कोर्ट्स जो है अकाउंटेबल कमीशन बना सकती है, 1 साल के लिए एहतसाब ले सकती है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, मगर वो इन्फ्रिजमेंट नहीं है, मुदाखलत नहीं है मज़हब में। अकाउंटेबिलिटी आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। या वक्फ हो, वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कर सकती है, असेसमेंट कर सकती है। हमने कब मंदिरों के मामलात में दखल दिया? क्या मंदिरों के मामलात में इस तरह की शिकायतें नहीं आती है? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बहुत सारी शिकायतें हैं मंदिरों के हवाले से, मंदिरों की जो प्रॉपर्टीज़ है। अब हम दूसरे मज़ाहिब के बारे में बात नहीं करते और वही शाइस्ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई शिकायत नहीं, शिकायत है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके दीनी मामलात में मुदाखलत करें। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये मुदाखलत करना, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम चाहते हैं कि मंदिरों के हवाले से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ पे शिकायतें हैं वो इंटरनली उसको एड्रेस करें। मुसलमानों को भी उतना ही हक है कि वो इंटरनली इन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। अकाउंटेबिलिटी का मसला नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मसला होता तो अंबानी से लेके अदानी तक, अदानी से लेके जितने सारे इस वक्त इस मुल्क में स्कैम्स चल रहे हैं, जो ख़यानतें चल रही है, तो ये हुकूमत कम से कम पहले उन चीज़ों को देखती। ये अकाउंटेबिलिटी का मसला नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, वुमेन्स एम्पावरमेंट के नाम पे अलग अलग ये जामे पहना के, लिबास पहना के ये मुसलमानों के हुकूक पे हमला है। मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते, मुसलमानों को बनाना चाहते दूसरे दर्जे का शहरी। मुसलमानों के हुकूक ना रहे, आज़ादी ना रहे, मज़हब की आज़ादी ना रहे, आइन के हुकूक ना रहे, तो ये वो लड़ाई है। अकाउंटेबिलिटी वगैरह ये सब नाम है। इसलिए खदशात क्या हो सकते हैं इस बिल से मुसलमानों के? मैंने पहले ही कहा, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को खदशा होना चाहिए कि अब आइन की कोई पासदारी ही नहीं होती है। कोई भी कानून लाया जाता है वो आइन के मुखालिफ होता है। नंबर्स की बुनियाद पे, नंबर्स की ताकत पे मगरूर होकर
कानून बनाए जाते हैं। आज हमारी बारी है, कल और किसी और माइनॉरिटी की बारी होगी, फिर किसी और माइनॉरिटी की बारी होगी। जैसा कि अभी भी चल रहा है, माइनॉरिटी छोड़िए, जो भी इस रिजीम के मुखालिफ है, बीजेपी मुखालिफ है, उनकी बारी अभी तक भी चलती आ रही है और इसके बाद तो और ज़्यादा उनकी बारी आएगी। उनके हुकूक भी छीने जाएंगे। हर किसी को यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीज़न बनाया जाएगा। माइनॉरिटीज़ के बाद विद इन ये जो हिंदू समाज है, जो हमारी हिंदू बरादरी है, उसमें भी इनमें देखिए आप कितना क्लास बायस है इस बीजेपी हुकूमत में। ये एक ख़ास क्लास के लिए इनका सारा ये निज़ाम है। तो फिर जो इस क्लास के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जिस क्लास को ये रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के जो है, और दलितों की अभी भी शिकायत है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की अभी भी शिकायत है कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और उन पे कितने, और जायज़ शिकायत है कि उन पे कितने मज़ालिम ढाए जाते हैं। तो हर किसी की बारी आएगी, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। हाँ, मुसलमान पहली बड़ी माइनॉरिटी है मेजॉरिटी के बाद, या सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, और मुसलमान के साथ लड़ाई इनके लिए एक थिएटर है, जो ये हिंदू हार्टलैंड में, या वो जो राइट विंग हिंदुत्व कोर वोट बैंक है, उसको ये बेचने के लिए कि हम मुसलमानों के साथ क्या लड़ाई ले रहे हैं, कैसे हमने इनकी हालत ख़राब कर दी है। मुसलमान फर्स्ट टारगेट है, मगर ये रफ्ता रफ्ता ये सारा मुल्क इसी चपेट में आ जाएगा। आपने कहा कि पार्लियामेंट में आपको वक्त नहीं दिया गया, वक्त नहीं दिया गया तरमीमी बिल पर बोलने के लिए, क्या था इसके पीछे? इसके पीछे दो वजह थी। एक, उस दिन जो डिस्कशन हुआ, पार्टी से नाम चला जाता है, तो उसी को वक्त मिलता है जो पार्टी से नाम चला जाता है। फ्लोर पे चूंकि हम दो लोग हैं वहाँ पे, और पार्टी की तरफ से फ्लोर लीडर जो है मियां अल्ताफ़ साहब को बनाया गया है, तो मियां अल्ताफ़ साहब ने अपना नाम दिया। उसके बाद जब भी मैंने अप्रोच किया स्पीकर्स चेयर को, इस डिबेट के दौरान मुझे टाइम दिया जाए, मुझे यही जवाब मिला कि मियां साहब ने जो है बात कर लिया, आपकी पार्टी का जितना टाइम बनता था, हमें जो टाइम इन्होंने अलॉट किया है पार्टी को 5 मिनट है। तो उन्होंने कहा कि हमने 5 मिनट से भी ज़्यादा उनको टाइम दिया, आपका पूरा टाइम हो गया है। दूसरी वजह ये कि देखिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हवाले से बात हो रही थी, तो अगर डेमोक्रेसी अपने स्पिरिट में काम कर रही होती, तो जायज़ ये था, सही भी ये था कि वो मुस्लिम मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अब ये डिंडोरा पीट रहे, हमने 12 घंटे तक बहस की, 12 घंटे तक आपने बहस की, मगर आप ये निकाले, पूरा एसेस करके निकाले कि उसमें से ज़्यादातर वक्त किसने इस्तेमाल किया। बीजेपी ने ही उसमें सबसे ज़्यादा वक्त इस्तेमाल किया। ये बीजेपी का वक्त थोड़ा कम भी कर सकते थे। 2-2, 3-3 मिनिस्टर्स बोल रहे थे इस पर, हर एक मिनिस्टर ने 2-2, 3-3 घंटे तक मिला के बोला, बजाय इसके कि 2-2, 3-3 मिनिस्टर बोले, जबकि एक मिनिस्टर जिसने प्रेजेंट किया था बिल को, उसको जवाब भी देना था, वही बोल लेता। वो जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा इन बाकियों ने लिया, वो आप माइनॉरिटी मेंबर्स को दे देते, मुस्लिम मेंबर्स को दे देते। आज ये कौन सी आफत आ जाती कि 5 मिनट के बजाय आप 10 मिनट दे देते एक पार्टी को जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके बारे में ये बिल है। तो उसका कोई पास व लिहाज नहीं। बीजेपी ने ज़्यादा बोला, हमें वक्त नहीं दिया गया। मुझे यही कहा गया कि आपकी पार्टी से मियां अल्ताफ़ साहब ने बोला, उन्होंने अपना नाम दिया था, उन्होंने बोल लिया, मुझे फिर वक्त नहीं मिला। ये ज़्यादती है जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, एक और सवाल है, आप जम्मू कश्मीर के हालातों पर आते हैं। कानून साज असेंबली में जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है, किस तरीके से आगा साहब आप देखते हैं इसको? इस पर नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अब कितनी बार इन कमज़ोरियों की निशानदेही इंसान करे। ये जो कमज़ोरियाँ पे सामने आ रही है, ये जो गलतियाँ हो रही है, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। रेजोल्यूशन अगर लाया गया है, जायज़ सी बात है। पूरे मुल्क में, जैसे कि मैंने कहा, न सिर्फ मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी इसके ख़िलाफ़ अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। मुसलमानों का हक़ है इस वक्त बात करे, अपनी ओपिनियन दे, अपना डिसेंट दे, इस बारे में बात करे। और पूरे मुल्क में सबसे बड़ी रियासत, मुस्लिम अक्सरियती रियासत जो है, जम्मू कश्मीर है। जब यहाँ से डिसेंट ना जाए, और हमारे पास यही एक इंस्टीट्यूशन है बचा कुचा असेंबली का, और जिसको पहले ही डिग्रेड किया गया है, पहले ही इसके इख्तियारात छीने गए हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन से, बचे कुचे इंस्टीट्यूशन से हल्की सी आवाज़ हम डिसेंट की तो भेज ही सकते थे। अब अगर हम यहाँ से आवाज़ ना भेजें तो कहाँ से भेजें? तो फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा है? रेजोल्यूशन आया था, बहुत ज़रूरी था आना,
और इस पे बहस होना ज़रूरी था, इस पे ओपिनियन जो है इस असेंबली से चला जाता वो बहुत ज़रूरी था, वोट मिलता वो बहुत ज़रूरी था। रेजोल्यूशन का ना एक्सेप्ट होना सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। रेजोल्यूशन ये कानून साजी नहीं हो रही थी, ये रेजोल्यूशन पॉलिटिकल ओपिनियन मेकिंग के लिए होता है, ये आप पॉलिटिकल ओपिनियन बोलते हैं। उस वक्त आप कोई कानून नहीं बनाते, कानून आप बिल के ज़रिए बनाते हैं। अगर कोई चीज़ सब जुडिस है उस पर आप कानून साजी नहीं कर सकते, मगर ओपिनियन तो बोल ही सकते, ओपिनियन तो कर ही सकते। रेजोल्यूशन वही पॉलिटिकल सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंट ओपिनियन मेकिंग होती है। इसका जुडिशरी के काम में कोई मुदाखलत का कोई लेना देना नहीं है। अभी भी मीडिया हाउसेस में, मीडिया चैनल्स पे, सड़कों पे, जलसों पे बिल के ख़िलाफ़ में भी और बिल के हक़ में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। बीजेपी इस वक्त बात नहीं कर रही है बिल के हक़ में। क्या उसका मतलब ये है कि चूँकि मसला सब जुडिस है उन्हें बात नहीं करनी चाहिए? वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। इसी तरह से रेजोल्यूशन है जो है वो कानून साजी नहीं है, कानून साजी बिल के ज़रिए होता है। ये बिल नहीं था, ये रेजोल्यूशन है। आप अपनी एक ओपिनियन इस रियासत की ओपिनियन भेजते, तो बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन है या कल का दिन है, सुनने में आया है कि शायद असेंबली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी शऊर से काम ले, जो बेटर सेंस जिसे कहते हैं वो प्रिवेल हो। लोगों ने जिस सेंटिमेंट से ये वोट दिया है, जो मैंडेट दिया है, जिस जज्बे से ये मैंडेट दिया है, उस जज्बे की कदर की जाए, उस सेंटिमेंट की कदर की जाए, उसकी तर्जुमानी की जाए। लोगों से आप लड़ाई ना ले, उनके सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ ना जाए। जिन लोगों ने आपको सर पे बिठाया कल अपने सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही सर से उठा के पाँव के नीचे भी आपको गिरा देंगे। अच्छा सर, 7 महीने से ज़्यादा वक्फा हो चुका है जम्मू कश्मीर में सरकार बनी हुई, सो आप इससे मुतमईन हैं कि काम सब ठीक चल रहा है? नहीं, जहाँ पे मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैंने 12 उस बारे में बात की है और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बातों को दोहराऊँ। मैं फिर से इशारतन वही कहूँगा कि जो लोगों ने एतमाद दिया है, जो ये वोट मिला है जिसके ज़रिए आप इस वक्त ये हुकूमत चला रहे हैं, वो एक ख़ास सेंटिमेंट की बुनियाद पे, ख़ास वजह पे मिला है। उस सेंटिमेंट से, उस मैंडेट से ख़ुद को दूर ना करे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जितना ये उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करे ये हुकूमत, उतना अच्छा है। लोगों को और मुझे भी खुद भी यही उम्मीद थी कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज एक मुकावमत करेंगे। जो हमारे साथ हुआ उसके ख़िलाफ़ हम रेजिस्टेंस करेंगे। एक इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेटिक लोग आए, वोट दिया, वोट के ज़रिए अपनी बात को 370 के जो फ़ैसले हुए उनके ख़िलाफ़ बात ज़ाहिर की, अपना सेंटिमेंट ज़ाहिर किया। 2019 के सारे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपना सेंटिमेंट ज़ाहिर किया। ये जो स्टेटस को है, जहाँ पे हमें जिस दर्जे पे हमें गिराया गया है, इस स्टेटस को के ख़िलाफ़ अपना सेंटिमेंट ज़ाहिर किया। और वो सेंटिमेंट मैंडेट की शक्ल में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दिया कि अब आप इंस्टीट्यूशनलाइज वो रेजिस्टेंस करे, वो हमारी हकूक़ की लड़ाई लड़े। और इस मैंडेट का सबसे बड़ा टास्क जो है, सबसे बड़ा काम जो है वो रेजिस्टेंस है, वो मुकावमत है, अपने हुकूक़ की लड़ाई है, अपने हुकूक़ की वापसी की लड़ाई है, अपने स्टेटस की वापसी की लड़ाई है। बाकी सारी चीज़ें जो है उसके बाद है, सानवी है, ये सबसे अहम है। तो मेरा मशवरा यही होगा, मेरी राय भी यही होगी और मेरी हम सभी की ख्वाहिश यही है कि उस मैंडेट की कदर की जाए। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, लोगों के सामने है। मैं जज नहीं करूँगा, लोग खुद जज करेंगे, लोग मुझे भी जज करेंगे, दूसरों को भी जज करेंगे। और क्या उस सेंटिमेंट की कदर हो रही है, लोग बेहतरीन जज हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ इस दौरान आए, रिजर्वेशन का इशू आया, जॉब के हवाले से जो है इशू आया, हमारे जो डेली वेजर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, कैजुअल्स है, या डेली वेजर्स बिलखुसूस जो बहुत सारे सालों से काम करें मगर अभी भी परमानेंट नहीं हुए, उनके हवाले से जो है इशू आया। अभी हालांकि 4-5 महीने ही गुजरे हैं, मगर इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना अब बहुत ही लाजमी है। वक्त आ चुका है इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। रिज़र्वेशन के बारे में अगर हमने गवर्नमेंट से ये जवाब लिया कि 6 महीने चाहिए, वो 6 महीने ख़त्म होने को है। मुझे उम्मीद है कि उस पर न सिर्फ अपना रिपोर्ट देगी कैबिनेट, बल्कि उस पर फ़ैसला भी करेगी। विल यू रीजॉइन द प्रोटेस्ट अगर 6 महीने तक जवाब? उम्मीद है कि प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि वो
उसको रिव्यू करके उसमें जो करेक्शंस है वो करेक्शंस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और रैशनलाइज करेंगे। हर एक तबके को जायज़ अपनी जो जायज़ जगह देंगे, हुकूक देंगे। किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, एक रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, करेक्शन करेंगे। अभी ये कबल वक्त है कि क्या वो करने की ज़रूरत पड़ेगी या मैं ज्वाइन करूँगा, ये कबल वक्त है। उम्मीद है कि 6 महीने का वक्त होने वाला है, वो 6 महीने का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले उस चीज़ को एड्रेस करेंगे और उसको न सिर्फ एड्रेस करेंगे, उसको करेक्ट भी करेंगे। इसी तरह से जो कैजुअल लेबर्स के बारे में, डेली वेजेस के बारे में इनने कहा कि हम असेसमेंट करेंगे, और सही बात है, असेसमेंट करना है तो असेसमेंट के इख्तिताम पे, 6 महीने के इख्तिताम पे कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर लेंगे। सर, एक सबसे बड़ा मसला है जो आप भी बेहतर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को आज भी हर एक चीज़ के लिए सताया जाता है, जिसमें पासपोर्ट हो गया, वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, और आपने आवाज़ भी उठाई थी। सो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन मसलों से जूझ रहे हैं, जिनके पास्ट में अगर कोई किसी भी एंटी एक्टिविटी में मुलविस होता था तो उनके पोते पोतों को भी आज वो सज़ा दी जा रही। सो कैसे देखेंगे इस मसले? मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात की कुछ दिनों पहले। मैं होम मिनिस्टर से मिलने भी गया इस इशू को लेके, और जो हमारे प्रिजनर्स हैं जो बंद है उनके बारे में बात करने के लिए। बदकिस्मती ये है कि इतने मगरूर है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। ये हमारी लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है और सख्त लड़ाई है अपने हुकूक के लिए। पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्ट्रीज़ ऑफिस से मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था उस मीटिंग में, होम मिनिस्टर ने, कि हम आपको दोनों इश्यूज़ के बारे में जवाब देंगे, और जवाब अभी तक नहीं आया। इसीलिए फिर मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात उठाई पार्लियामेंट में कि जवाब तो आया नहीं, कम से कम स्पीकर्स चेयर से कोई डायरेक्शन जाए इस बारे में। मगर ये जैसा कि मुझे लगता है और सबके सामने ज़ाहिर, ये मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनको जिस हद तक ये सता रहे। तो ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये जो वेरिफिकेशंस के नाम पे जो ज़्यादतियाँ की जाती है, जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, ये कानून के ख़िलाफ़ है। ये कौन सा कानून, कौन सा आइन आपको इजाज़त देता है कि आप एक के किए की सज़ा पूरे खानवादे को दे, रिश्तेदारों को दे? इसकी गुंजाइश ही नहीं है। अब हालांकि हाई कोर्ट ने भी इस बारे में शायद डायरेक्शन दी थी कि इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप एक की सज़ा दूसरे को दो। मगर चूँकि बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जुडिशरी का खौफ नहीं है इस हुकूमत को, इंस्टीट्यूशंस का खौफ नहीं है इस हुकूमत को। ये हर कोई गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे और मगरूर है, सुन नहीं रहे। और उसका मतलब ये नहीं कि हमने हिम्मत हारी है। हम सभी को जो सफ़रर्स है वो भी हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जैसे दो जो मीडिया के ज़रिए कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमें ये बात और ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की हुकूमत जो है हमारी स्टेट की, वो भी इस बारे में संजीदगी के साथ अब बात करने की कोशिश करेंगी। आपके ज़रिए मैं ये बात करूँ, जब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, मैं इस हुकूमत से यही उम्मीद करता हूँ, यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम उठे निकले। नॉर्मल गवर्नेंस चलेगी या नहीं चलेगी वो दूसरा सवाल है। हम यूटी में है अभी, हमारी सख्तियाँ है, बिज़नेस ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं है, एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये ठीक है, ये अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी एड्रेस करना। इससे ज़्यादा मैं इस गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि वो उठे, बजाय इसके कि हमारे बच्चों को जो बंद है उनके घर वालों को, या जो इस वेरिफिकेशन रिजीम से जो सफ़र कर रहे हैं, आम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें दर बदर जाना पड़े, दरवाज़े खटखटाने पड़े। यहाँ की हुकूमत उठे, हम उठे, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उठे। चीफ मिनिस्टर जब जाएगा होम मिनिस्टर के दरवाजे पे अपने एमएलएज लेके, अपने वर्कर्स लेके, कम से कम अपने एमएलएज लेके, अपने मिनिस्टर्स लेके, एमपीज़ को बताए एक प्रोटेस्ट की सूरत में कि हमारे बच्चे बंद हैं। जी बिल्कुल। कब तक आप उनको गैर कानूनी तौर पर बंद रख सकते हो? ये एहतजाज तो हम कर ही सकते हैं। मेरे बच्चों को अपने घरों पे वापस भेजे, या ट्रायल्स शुरू करें, उनको अदालती हक दे कि वो अपने ट्रायल्स लड़े अदालत में। जो अदालत फ़ैसला देगा उसके बुनियाद पे आप जो है काम करें। या जब तक वो बंद है, कौन सा आइन, ये कौन सा कानून कहता है कि वो रियासत के बाहर जेलों में आप उनको बंद रखो? उन्हें अपने रियासत के जेलों में भेजो, अगर जेलों में भी रखना है। इसी तरह से जो ये वेरिफिकेशन रिजीम है, क्यों सता रहे हो आप हमें, हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को बिज़नेस नहीं करने दे रहे हो?
आप जो सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज, वो लेने नहीं दे रहे हो वेरिफिकेशन के नाम पे। पासपोर्ट के की सर्विसेज हो, मुलाजमत की सर्विसेज हो, आप कुछ लेने, आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम से कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ये उम्मीद है मुझे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो दिन कब आए, हम ये लड़ाई लड़ना शुरू करें। मुझे, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयार नहीं, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ वहाँ पे। मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो फोर्स जो हमने कोशिश की असेंबली इलेक्शन के ज़रिए जोड़ने की, वो फोर्स जो हुकूमत की शक्ल में है, MLAs की शक्ल में है, नुमाइंदों की शक्ल में है, वो फोर्स कब उठे और हम सब साथ में वो लड़ाई लड़े, और फिर हम उस लड़ाई को बढ़ा के आगे लेके फिर 370 के हवाले से अपने हुकूक की लड़ाई लड़े। ये स्टेटहुड की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो लड़ाई लड़े। मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, जो मुझे पार्लियामेंट में लगा कि बहुत सारी तंजीमें हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप अपने हक की आवाज़ उठाए, वो भी आपका साथ देंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने हाल ही में बात की डुअल पावर सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही, तो कैसे देखेंगे इस मामले को? क्योंकि अनबन दोनों में लगातार जारी है और लोग भी परेशान हैं कि किसके दर पे जाया जाए, किसके दरवाजे पे जाया जाए, कैसे देखेंगे? ये बीजेपी का वही कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है। उनको पता चला, लोगों ने जवाब दिया, उनकी सारी साजिशें नाकाम हुई। उनने जम्मू को कम्युनल लाइंस पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब हुए। फिर वो 28 सीटें उनको यहाँ से मिली। फिर उनको लगता था कि यहाँ पे कम्युनल लाइंस पे कंसोलिडेट करके ये 28 सीटें ले लेंगे, बाकी की कश्मीर से ले आएंगे। वो जो अपनी पार्टीज़ जो उन्होंने बनाई थी, फ्रेगमेंट करेंगे वहाँ पे, फिर उनका अलायंस बना के वो यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे, और ये सब कुछ जो उन्होंने किया उसको नॉर्मलाइज भी करेंगे और उसको अब उसी को यहाँ पे रूल ऑफ द डे बनाएंगे। और उनको लगता था कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। वो सब साजिशें कामयाब हुई नहीं, उनको शिकस्त मिली। जम्मू में चलिए, कुछ ज़िलों से शायद उनकी बात सुनी गई, मगर बहुत सारे ज़िले हैं जम्मू डिवीज़न में जहाँ पे उनको शिकस्त मिली, उनकी बात सुनी नहीं गई। कश्मीर में उनकी बात को शिकस्त मिली, उनके जो हम ख्याल तंजीमें हैं उनको भी शिकस्त मिली। तो वो जो प्लान बनाया था बीजेपी ने, वो कामयाब नहीं हुआ। अब वो हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बना सके, बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सके। अब वो प्लान नाकाम होने के बाद उनके पास प्लान बी है। प्लान बी यही है कि अगरचे हुकूमत बनाई भी, लोगों ने वोट दिया भी, पॉपुलर हुकूमत बनी भी, लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने भी, बिल्कुल, मगर उस डेमोक्रेसी का पास लिहाज नहीं रखा जाएगा। कश्मीरियों को उसी तरह से बेइख्तियार रखा जाएगा, उनको सेकंड क्लास सिटीज़न बनाया जाएगा, उनकी बनाई हुई हुकूमत को भी बेइख्तियार बनाया जाएगा। और हम LG's ऑफिस से अपना सारा निज़ाम चलाएंगे, कश्मीरियों को ऐसे ही सताएंगे। उनका जो मैंडेट है उसकी बेकदरी करेंगे, बेइज्जती करेंगे, उस मैंडेट को चलने नहीं देंगे, उस गवर्नमेंट की रीट को चलने नहीं देंगे। हम होम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो LG's ऑफिस से अपने अपॉइंटी के ज़रिए, अपने मुलाजिम के ज़रिए यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो ये सब के सामने जाहिर सी बात है कि वो किस तरह की लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। इसमें कमज़ोरी हमारी तरफ से हो रही है, मानते हैं? बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं तो वही बात करता आ रहा हूँ, इसमें कमज़ोरी हमारी तरफ से है। इसमें हमें वापस लड़ना है, ये सब होते हुए देखना नहीं है। ये होगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इसलिए अभी खामोश है, ये सब कुछ देख रहे हैं, शायद स्टेटहुड आ रहा है, वापस दिया जाए। तो अगर हम अभी से लड़ना शुरू करें तो शायद वो चांसेस जो है वो अचीवेबल है, वो अचीव नहीं होगा। मेरी जहाँ तक नज़र है, या मेरी नज़र कमज़ोर हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही हूँ, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे स्टेटहुड आते हुए दिखती नहीं है, दिख नहीं रही है। ये क्यों देंगे आपके हाथ? ये सारा कंट्रोल कर रहे हैं LG के ज़रिए। स्टेटहुड ही अगर आपका मकसद है, मेरा स्टेटहुड मकसद नहीं है। मैं उस बात को कह रहा हूँ, इनकी बात को दोहरा रहा हूँ। मेरा मकसद पूरा पैकेज है, 370 के साथ साथ स्टेटहुड। अब जो ये कह रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ, अगर स्टेटहुड ही है, वो लड़के आपको मिलेगा। ये सब होते हुए आप देखोगे और ज़्यादा आपको दबाएंगे, आपको स्टेटहुड नहीं मिलेगा। कम से कम लोगों को तो क्लैरिटी आ जाएगी ना। इस वक्त लोगों को भी कन्फ्यूजन है, क्या सही है क्या गलत है। लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। LG हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है, LG हमारे हुकूक के साथ लड़ाई लड़ रहा है, LG दिल्ली के डिक्टेशन पे रिट चला रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर या हमारी हुकूमत या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उसके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमने वोट दिया है। वो रिजेंटमेंट कर रहे हैं, वो हमारे सेंटिमेंट्स को
फिर आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी कि हुकूमत क्या काम कर रही है। बेशक इस वक्त वो क्लैरिटी बदकिस्मती से नहीं है, मैं उसका एतराफ़ कर रहा हूँ। सर एक सवाल रहेगा जो पूरी जनता जानना चाहती है और जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है। हमेशा देखा जाता है कि दो स्टांस दिखते हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टांस अलग दिखता है और आपका स्टांस अलग दिखता है। सो इस चीज़ में क्या कुछ आखिरकार दलील है? ये जम्मू कश्मीर दलील नहीं है, बात जाहिर है। जहाँ पे उनका स्टांस अलग शायद दिखता हो, मेरा स्टांस अलग दिखता हो, जाहिर सी बात है, इसमें दलील ही नहीं है कोई। मैंने जो इलेक्शंस के दौरान, अब असेंबली इलेक्शन छोड़िए, मैंने जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के दौरान जिस बात को लेके मैं निकला इलेक्शन लड़ने के लिए, जब मुझे कहा गया इलेक्शन लड़ने के लिए, हालांकि मैं इसी बात पे तैयार हो चुका था, मैंने कहा था कि इलेक्शन लड़ना ही नहीं है मुझे। तो इस असेंबली के हवाले से तो मैंने पहले ही कहा था कि इस असेंबली में मैं जाऊंगा ही नहीं जो डिग्रेडेड है, जिसके हाँ जो यूटी बनाई गई है, आईनी स्टेटस इसका छीना गया। फिर ये कहा गया कि चलिए अगर आपको असेंबली में इलेक्शन लड़ना नहीं है, आप पार्लियामेंट में चले जाइए, ये बात कीजिए, यही बात जो आप यहाँ पे कर रहे। तो मैंने एक बात जो जिस नैरेटिव पे मैं लोगों के सामने निकला, बिल्कुल मैंने जो बातें जो यकीन दहानी दी इलेक्शन के ज़रिए, अपने पार्लियामेंट इलेक्शन के ज़रिए, इलेक्शन के बाद भी मैंने ख़ुद को उन्हीं बातों पे कायम रखा। मैंने ख़ुद को तैयार रखा है हमेशा, चाहे सख्तियाँ आए चाहे आसाइशें हो, लोगों के सामने जिस बात पे जाओ उसी बात को फिर रिप्रेजेंट करना भी है, आपको वही बात पहुंचानी भी है। तो मैं पार्लियामेंट इलेक्शन से लेके फिर असेंबली आया, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में मैंने बात की। मेरी बात में इलेक्शंस में और पार्लियामेंट में कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल, और मेरी डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने यही उम्मीद की असेंबली इलेक्शन के दौरान कि ये सारा यूनिट जो जिसे हम तंजीम कहते हैं, जो भी आप नाम दी, ये यूनिट एक फोर्स बनेगा जो उसी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब ये सारा यूनिट, मैं अकेले वो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ये सारा यूनिट, ये तंजीम लड़ेगी लोगों के रिप्रेजेंट बन के। कभी मुझे लगता है कि वो होते हुए दिख नहीं रहा हूँ तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं। अब उसको आप किस नज़रिए से देखें मुझे नहीं पता, शायद तंजीम की बात, तंजीम का काम या हुकूमत का काम एक डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा काम दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। मैं उसके जवाब में यही कहूँगा, जब तक तंजीम ये कह रही है कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, तब तक मैं याद दिलाता रहूँगा। तो फिर लोगों की रिप्रेजेंटेशन करो, तो लोगों के सेंटिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करो। अगर तंजीम की एक आइडियोलॉजी है, अगर मैं उस आइडियोलॉजी पे चल रहा हूँ तो मैं तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो ख़िलाफ़ है जो तंजीम की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जा रहा है। 370 इस तंजीम की आइडियोलॉजी है, बिल्कुल। ऑटोनॉमी इस तंजीम की आइडियोलॉजी है। यहाँ के मैटर्स यहाँ के लोगों के इख्तियारात में होंगे, ये इस तंजीम की आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी नहीं है ज़ात की। तो अगर मैं वो बात कर रहा हूँ तो मैं तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तंजीम के ख़िलाफ़ वो है जो उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जा रहा है। हाँ, जिस दिन मुझे तंजीम ये कहेगी कि आप जो है, आपकी बातें जो है, हम सभी को नापसंद है, हमारे रास्ते अलग है, मैं अब वो रास्ता लेने के लिए भी तैयार हूँ। मगर तंजीम जब कहे, जब तक ये तंजीम लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात करेगी हम सब, तब तक मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन वो जो हमने लोगों को वादे दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन वो जो आइडियोलॉजी हमने दी है, जिस आइडियोलॉजी के बुनियाद पे ये तंजीम बनी है और 2024 में आपको वोट भी मिले हैं। तो मुझे बाहर क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, तंजीम में मुझे क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये मेरे हाथ में ये जो ज़िम्मेदारी दी गई है ये रिप्रेजेंटेशन की, मैं वही बात करूँगा जो इलेक्शन के दौरान लोगों के सामने की है। जिस बात पे लोगों ने वोट दिया है उसी बात की रिप्रेजेंटेशन होगी। उसमें कभी इख्तिलाफ हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा भी, उसका नतीजा जो भी निकले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, एक आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर की आवाम के अच्छे दिन अभी तक तो नहीं आए, क्या लगता है आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे कोई अच्छे दिन आते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमने ये अच्छे दिन लाने के लिए हुकूमत नहीं बनाई थी, या ये इलेक्शन अच्छे दिन लाने के लिए नहीं बनाई थी। इस गवर्नमेंट के ज़रिए आप क्या अच्छे दिन दे सकते हैं? यूटी के ज़रिए आप क्या अच्छे दिन दे सकते हैं? हाँ, अगर आप मेरे सारे स्पीचेस उठा के निकले, मैंने ये कहा था कि अपने अच्छे दिनों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।
हमारे बच्चों को सड़कों पे ना निकलना पड़े अपने हुकूक के लिए, उन सड़कों पे ये हुकूमत निकलेगी, या उन इंस्टीट्यूशंस पे ये हुकूमत जाएगी वो लड़ाई लड़ने के लिए। 370 की लड़ाई के लिए आपको, हमारे बच्चों को, जवानों को कोई मुश्किलात ना उठाना पड़े वो लड़ाई लड़ने के लिए। वो लड़ाई ये इंस्टीट्यूशनलाइज लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, टेलीविजन्स का हो, जॉब्स का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सेकेंडरी है, मगर वो लड़ाई भी लड़ेंगे। वो इख्तियारात लाने के लिए हम इंस्टीट्यूशनलाइज एक लड़ाई लड़ेंगे, और उस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी ये असेंबली। गवर्नमेंट भी आप छोड़िए, ये असेंबली। तो वो अच्छे दिन लाने के लिए, देखिए जब तक बीजेपी वहाँ है, मुल्क के तो अच्छे दिन आए नहीं, तो कश्मीर के कहाँ से अच्छे दिन आएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ उनकी लड़ाई है, वो चाहते हैं कि आपके बुरे दिन हो, आपके बुरे दिन, हमारे बुरे दिन, उनका वोट है। हमारे बुरे दिन के बुनियाद पे उनको वोट मिलता है। हमारे अच्छे दिन जब तक ये है आने वाले नहीं है। अच्छे दिन आने की एक ही गुंजाइश है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है जिसमें आपके इख्तियारात आपके हाथ में थे, वो हमें वापस मिले, फिर आप अपने अच्छे दिन खुद बनाएं। एनसी को हटाए, पीडीपी को हटाए, किसी अच्छे को लाए, मगर इख्तियारात तो आपके हाथ में होंगे, फिर आप अच्छे दिन खुद बना सकते हैं। आपके हाथ में वो दिन, वो इख्तियार आए, आप अपने अच्छे दिन बना सके। हमें अभी वो लड़ाई लड़नी है, मगर बदकिस्मती से अभी हम वो देर कर रहे हैं, वो लड़ाई हमने शुरू नहीं की है। मगर उम्मीद है लोगों से, लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, लोग अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है अभी भी अपनी तंजीम से भी, या जो कोई भी तंजीम रिप्रेजेंट करना चाहती है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये कुर्सियाँ ये भूल जाइए। 4 साल 5 साल का वक्त ये कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 5 साल के बाद आपने क्या लोगों के इख्तियारात के लिए, लोगों के राइट्स के लिए, डिग्निटी के लिए क्या किया, वो तोला जाएगा। कोशिश करें हम सब को कलेक्टिवली कोशिश करनी पड़ेगी कि इन हालात से इस रियासत को निकालें, उस ताकत से हम लड़े, इंस्टीट्यूशनलाइज लड़े, और जो हमसे छीना गया है वो वापस लाने की कोशिश करें। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि आगा सईदुल्लाह मेहदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए जो कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती थी, यूथ जानना चाहता था, और कई सारे ऐसे कश्मीरीज़ हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनके साथ बातचीत हो और इनसे जो है कई सारे सवाल किए जाएँ। फ़िलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।